सुप्रभात, नमस्कार। माँ शारदे को नमन करते हुए बगरू महिला निजी महाविद्यालय में सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में बीए और बीएड तृतीय वर्ष के विषय इतिहास के रूप में आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके प्रकरण या टॉपिक के रूप में जो पढ़ेंगे वो आज हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम चरण, जो कि कांग्रेस की स्थापना और उसका गठन जो है पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला चरण देखेंगे, जिसको हम शुरुआती समय कह सकते हैं, जहाँ से कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। वहाँ से आरंभ होते हुए ये चरण 1905 तक, अर्थात 20 वर्षों का प्रारंभ के 20 वर्ष है, वो 20 वर्ष अपने आप में एक युग के नाम से जाने जाते हैं, जिसे उदारवादी युग की संज्ञा दी जाती है। इतिहासकारों के द्वारा इस काल को उदारवादी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उदारवादी आंदोलन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अभी भी भारतीयों के द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए अंग्रेजों के सामने जो कार्य किया करते थे वो एक तरह से आंदोलनकारी के रूप में ही किया जाता था। इसीलिए इसे उदारवादी युग कहा जाता है। उदारवादी काल की संज्ञा भी दी जाती है, साथ ही उदारवादी आंदोलन के नाम से इसे पुकारा जाता है। इस उदारवाद के समय में महत्वपूर्ण भूमिका जिन नेताओं की रही, उनमें सबसे शीर्ष पर जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, अर्थात इनका योगदान उदारवाद के रूप में जानना हमारे लिए उतना आवश्यक है जितना उदारवाद को देखना, क्योंकि प्रारंभिक काल जो कांग्रेस का रहा उसमें गोखले की भूमिका अमूल्य रही। उनके द्वारा कांग्रेस को एक नेतृत्व के रूप में, अर्थात एक मंच के रूप में भारतीयों के लिए तैयार करते हुए अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो रास्ते और जो तरीके काम में लिए गए, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने एक व्यवहारिकता और उदारता का परिचय देते हुए अंग्रेजों से अपनी मांगें रखी। इसीलिए इस काल को उदारवाद के नाम से जाना गया। तो हम शुरुआत करते हैं प्रस्तावना के रूप में उदारवाद की, कि उदारवाद जो था वो किस रूप में था और क्या था। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, कब हुई? 1885 में, ठीक है। वहां से कांग्रेस जो थी वो विशेष रूप से प्रथम चरण से, क्योंकि प्रथम चरण नरम, इसको हम 1905 में जब नाम देंगे, जब ये दो भागों में बढ़ जाएगी, इसको नरम दल की संख्या दी जाएगी। तो नरम दल जब बनेगा, ये पहले क्या है, ये उदारवाद। उदारवादी जो थे इसको उदारवादी आंदोलन भी कह सकते हैं। इस उदारवादी आंदोलन का समय जो है वो हुई 1885 से 1905 ईस्वी तक। इस समय के दौरान ये नरमपंथी कहलाएंगे, नरम दल कहलाएगा, इसको नरमपंथी भी कहते हैं, पंथी, ठीक है। इसमें जो मुख्य नेता होंगे उनमें गोपाल कृष्ण गोखले विशेष होंगे, और उसके बाद इसका दूसरा काल जब चालू होगा, नंबर 2, वो होगा इस साथ में उग्रवाद के रूप में, उग्रवाद एवं तिलक, इसको ऐसे लेंगे। जैसे यहाँ गोखले को लिया है उदारवादी आंदोलन के रूप में, गोखले को लिया है, इसी प्रकार उग्रवाद के रूप में किसको लेंगे, तिलक को, क्योंकि इसमें मुख्य जो नेता होंगे वो 3 होंगे, लाल बाल पाल, और इसका समय जो होगा 1905 से आरंभ होगा और 1920 तक रहेगा, क्योंकि उसके बाद जो समय चलेगा भारत को आज़ाद दिलाने में, उसमें
एक महान पुरुष के रूप में एक विशेष रहेगी और वो होंगे महात्मा गांधी। इसलिए महात्मा गांधी का जो समय होगा वो 1920 से राजनीतिक रूप से आरंभ होगा और 1947 तक, जहाँ तक हमें आज़ादी नहीं प्राप्त होती है वहाँ तक महात्मा गांधी की भूमिका भारत को आज़ादी दिलाने में अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसीलिए 1885 से कांग्रेस एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में रही और इसका राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास वहाँ से आरंभ हो गया जहाँ से इसकी स्थापना हुई। तो 1885 से इसकी शुरुआत हुई एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में, शुरुआती चरण के रूप में उदारवादी आंदोलन के रूप में रही, तत्पश्चात यह उग्रवादी आंदोलन के रूप में रही और उसके बाद क्रांतिकारी बीच में रहा और 1920 से लेकर 1947 तक जो रहा वो गांधीवादी युग रहा। गांधीवादी युग, इसको गांधीवादी युग कह सकते हैं कि गांधी जी के द्वारा जो कार्य किए गए वो अपने आप में महत्वपूर्ण थे, उल्लेखनीय थे, क्योंकि उन्होंने जो अपने 3 आंदोलन चलाए उन आंदोलनों से पूरा भारत उनका अनुयायी बन गया और उन्हीं के नेतृत्व में उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से अपनी मांगे और अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया। तो वो थे 3 आंदोलन। सबसे पहला ऐसे हुआ आंदोलन जो 1920-22 तक रहा, दूसरा सविनय आंदोलन जो 1929-30 में चला और तीसरा और महत्वपूर्ण आंदोलन जो था राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में वो था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये 3 आंदोलन गांधी जी के वे आंदोलन थे जिनके आधार पर उन्होंने भारत में राजनीतिक रूप से अपनी पहचान की, बल्कि पूरे भारत को एकजुट करते हुए आज़ादी के लिए संगठित करते हुए अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया। तो वो टाइम 1920 से आरंभ होगा और 1947 तक खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से कांग्रेस शुरू से ही एक आंदोलन के रूप में रही, उसी को समझाने के लिए आपको ये चरण बताए गए हैं। आगे देखिए, ये संस्था प्रारंभ में अत्यधिक नरम थी, जैसा कि मैंने बताया, इसीलिए इसका नाम नरम दल या नरमपंथी रखा गया, क्योंकि उदारवाद जो प्रतीक था वो नरमपंथी का प्रतीक था। कांग्रेस का दृष्टिकोण आदर्शवादी व व्यवहारिक था। तो ये भी याद है आपको कि प्रारंभिक चरण में उदारवादी थे वो क्या थे, व्यवहारिक और आदर्शवादी। यानी ये आदर्शवाद भी हम आपको बन देते थे, ऐसे विचार व्यक्त किया जाते हैं जिनसे आदर्श स्थापित हो सके। इसलिए जो तरीके अपनाए वो अपने आप में शांतिपूर्ण तरीके थे जो आदर्श को स्थापित करते हैं, साथ ही व्यवहारिकता का परिचय भी देते हैं। तो कांग्रेस का प्रारंभिक जो चरण था 1885 से 1905 का, उसमें कांग्रेस का दृष्टिकोण आदर्शवादी व्यवहारिक था। उसमें राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी विचारधारा के रूप में विश्वास करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने जो कार्य किया उसमें विशेष रूप से उनके द्वारा बहिष्कार करना, भूख हड़ताल करना और ऐसे योग की नीतियों को उन्होंने अपनाया। देखिए, अंग्रेजों की बुराइयां करते हुए उनकी नीतियों में क्या करना, बहिष्कार करना, उनका ऐसे योग करना, भूख हड़ताल करना, ये विशेष रूप से उदारवादी के तरीके थे जिनके आधार पर उन्होंने अपनी मांगे अंग्रेजों से मनवाई, क्योंकि उसमें वो अंग्रेजों की सरकार में आस्था भी रखते थे। इसलिए उन्होंने जो कार्य किए वो शांतिपूर्ण तरीके से किए और उनमें विशेष रूप से बहिष्कार, भूख हड़ताल और ऐसे जैसी नीतियाँ उनके कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा बन रही थी। इस उदारवाद के काल में नेताओं की बात करें तो उदारवाद में प्रमुख नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले का विशेष उल्लेखनीय स्थान था, ठीक है, जिनके द्वारा इस आंदोलन को तीव्रता से और आगे बढ़ाया गया। साथ ही साथ दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, अरविंद घोष, रासबिहारी घोष आदि उदारवादी नेता इस युग के प्रमुख नेता माने जाते हैं। तो आपको ये याद रहे कि उदारवादी युग के नेताओं की बात करें तो उसमें गोखले के अलावा और भी नेता थे, क्योंकि गोखले के ऊपर भी जिनका प्रभाव था वो थे महादेव गोविंद रानड़े। महादेव गोविंद रानड़े, क्योंकि रानड़े जो थे वो गोखले के क्या हो गए थे, गोखले उनके नहीं हो गए थे, इसलिए आध्यात्मिक कहते हैं
या फिर इसको शुद्ध रूप में देखें तो गोखले जो थे वो शिष्य बन चुके थे रानाडे के, और रानाडे जो थे क्या थे, राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु। कई बार ये क्वेश्चन बनते हैं तो इसी प्रकार बनते हैं कि गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महादेव गोविंद रानाडे जो थे वो राजनीतिक गुरु थे। उसी प्रकार फिर आगे अगर पूछा जाए कि गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे, गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे, तो फिर उसके आ जाएंगे गांधी जी के। गांधी जी जो थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, गोखले थे। तो इस प्रकार से क्रम बनता है महादेव रानाडे से कि रानाडे के जो गुरु थे, रानाडे जो थे वो गुरु थे किसके, गोखले के, और गोखले जो थे वो गुरु किसके थे, गांधी जी के। तो ये किस रूप में थे, राजनीतिक गुरु के रूप में। तो इन्होंने एक दूसरे को अपनी विशेष पहचान देते हुए उनका प्रभाव डालते हुए उनकी बातों को उन्होंने स्वीकार किया, और इसीलिए वो उसके क्या माने गए, राजनीतिक गुरु के रूप में माने गए। क्योंकि आगे देखिए इसके अलावा और भी कुछ अंग्रेज थे जिनका भी कांग्रेस के प्राथमिक उदारवादी सदस्य जो थे, जिनको हम नरमपंथी कहते हैं, उन पर प्रभाव था, जिनमें लॉर्ड होम, जिसे लॉर्ड होम के नाम से भी जानते हैं, लॉर्ड एक्टन होम के नाम से भी जानते हैं, जिसके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। लॉर्ड एलन एक्टन होम, पूरा नाम यह है लॉर्ड एलन एक्टन होम, जिसे लॉर्ड एलन होम के नाम से जानते हैं शॉर्ट नेम में, जो उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। उनका भी शुरुआती चरण पर प्रभाव था। उसी के साथ साथ विलियम ब्रेडन का भी प्रभाव था, जॉन ड्यूर का भी प्रभाव था, और स्मिथ, ये विदेशी विचारक थे जिनका प्रभाव कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में देखने को मिलता है। इन्हीं उदारवादी नेताओं ने 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस का मार्गदर्शन किया या पथ प्रदर्शन के रूप में कार्य भी किया। विदेशी थे, उन्होंने कांग्रेस के प्रारंभिक चरण के रूप में अपनी भूमिका को बताया। अब बात करते हैं कि उदारवादी जो थे उनके द्वारा किस प्रकार से अपने आंदोलन को आगे चलाया गया। उसके लिए नंबर 2 पॉइंट पढ़ेंगे। उदारवादियों के द्वारा कुछ उद्देश्य रखे गए और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो सिद्धांत बनाए गए वो मुख्यतः 6 प्रकार के थे। तो देखिए उदारवादियों के सिद्धांत देखेंगे जो अपने आप में उद्देश्यों की परिलक्षितता को पूरा करते हैं, जो कांग्रेस के प्रारंभिक चरण के महत्वपूर्ण थे। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इस काल को उदारवादी युग कहा जाता है, क्योंकि उदारवादियों के जो उद्देश्य थे वो सिद्धांत के रूप में थे, निम्नलिखित। तो पहला बात करते हैं, पहला कौन सा था, 6 में से प्रथम सिद्धांत ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति की भावना, जिसको हम स्वामी भक्ति कहते हैं। यानी कि उदारवादी जो थे अभी भी अंग्रेजों में क्या रखते थे, श्रद्धा की भावना रखते थे, इसीलिए भक्ति की भावना के आधार पर वो उन सब की बात को मनवाना चाहते थे। इसलिए पहला उनका सिद्धांत था ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति की भावना या विश्वास। ठीक है। दूसरा था कर्मी सुधारों में विश्वास। उदारवादी जो थे इस सिद्धांत पर विश्वास रखते थे या ये उद्देश्य रखते थे कि वे भारत में सुधार तो चाहते थे, लेकिन क्रमबद्ध रूप से 1 2 3 इन क्रम से वो अपना विकास करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्रमिक रूप में सुधारों में विश्वास किया। तीसरा, ब्रिटेन से स्थायी संबंधों की स्थापना, ये भी अपने आप में एक सिद्धांत था उदारवादियों का कि ब्रिटेन से वो क्या रखना चाहते थे, स्थायी संबंध रखना चाहते थे। नंबर 4, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। उदारवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था, तो ये सिद्धांत भी अपने आप में उदारवादियों का महत्वपूर्ण सिद्धांत था, वो उनके न्याय से संतुष्ट थे। 5वां, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सुशासन की मांग। देखिए यहाँ क्या थे, उदारवादियों के द्वारा अपनी स्वतंत्रता की मांग भी रखी गई, जिसे ये कह सकते हैं स्वशासन, स्वयं का शासन। स्व शब्द जो है वो इसी का प्रतीक है, स्वयं पर स्वयं का शासन अर्थात स्वशासन। स्वशासन की जो मांग है वो यहाँ पर भी रखी गई थी। इस स्वशासन के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही अंग्रेज क्या किया जाए, भारत को स्वशासन प्रदान करें, ये उदारवादियों की मांग थी। तथा 5 नंबर पर और 6 नंबर पर वैधानिक उपायों में विश्वास। वैधानिक यानी जो कानूनी रूप से उचित है, सही है, वो वैधानिक तरीके ही वो अपनाना चाहते थे। किसी प्रकार का अनुचित तरीका वो काम में लेना नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार से ये 6 सिद्धांत है स्वशासन की मांग करने के लिए तथा देश को आजादी दिलाने के लिए उदारवादियों के द्वारा नरमपंथी
भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश शासन की सत्ता में विश्वास रखते हुए कार्य करते हुए, क्रमबद्ध रूप से सुधार करते हुए, ब्रिटेन से संबंध बनाते हुए, न्यायप्रियता को मानते हुए और स्वशासन को अपनाने के लिए उदारवादी तरीकों को काम में लेना। तो ये 6 प्रकार के उनके उद्देश्यों के आधार पर सिद्धांत थे इनके उदारवादियों के। नंबर तीसरा जो पॉइंट हमारा वो है उदारवादियों की प्रमुख मांगे। अब पढ़ेंगे कि वो मांगे कौन सी थी जो वो अंग्रेजों से मांगना चाहते थे। तो ये भी 6 प्रकार की है कि अंग्रेजों से वो कौन सी मांगे रखना चाहते थे। पॉइंट से बात करते हैं। कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक वर्षों में यानी 20 वर्षों में, क्योंकि ये पहले 20 वर्ष जो है उदारवाद के नाम है, उग्रवाद उसके बाद का काल जो लिख भी दिया है 1905 से लेकर 1920 का काल जो है वो उग्रवाद का है। तत्पश्चात गांधीवादी युग है जो शांतिमय काल है, जिसमें 3 आंदोलनों के माध्यम से गांधी जी भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिलाएंगे। बीच बीच में क्रांतिकारी आंदोलन भी चलेगा जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, लेकिन उसका प्रभाव भी भारतीय राजनीति में और देश को आज़ादी लड़ने में महत्वपूर्ण रहा। तो कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक 20 वर्षों में ब्रिटिश सरकार का ध्यान उन विषयों की ओर आकर्षित किया जिनमें प्रशासनिक सुधार को ध्यान में रखते हुए निम्न मांगे रखी जा सके। तो देखिए उदारवादियों के द्वारा कौन सी मांगे रखी गई। प्रशासनिक सुधार को रखा रखा प्रशासनिक, ये तो जरूरी था ही था कि प्रशासनिक सुधार हो भारत में। उसमें स्थिति जो थी वो बिल्कुल विकसित थी भारतीयों के। अंग्रेजों के द्वारा पूरी सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद भारत का पूरी तरह से शोषण किया गया, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो राजनीतिक हो। और देखा जाए तो सामाजिक रूप से भी पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति ने भारत को पूरी तरह से धोखा दिया था, इसलिए भारत पूरी तरह से अंग्रेजों की मुट्ठी में आ चुका था। इसीलिए भारतीयों ने जो मांगे रखी वो प्रशासनिक सुधार तथा नीति और नियमों में सुधार करने की रखी। तो वहाँ से जो रखी मांग, उसमें पहली मांग है भारत सचिव की काउंसिल को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। क्योंकि भारत में एक सचिव हुआ करता था जो ब्रिटेन से नियुक्त किया जाता था, उसको क्या किया जाए, उस पद को हटा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो भारत सचिव की काउंसिल को समाप्त कर दिया जाए और साथ ही साथ भारत से धन निष्कासन का कार्य किया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। क्योंकि भारत से धन निष्कासन बहुत अधिक संख्या में हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा भारत के बारे में कहा भी गया है कि भारत एक अथाह खड्डे के समान है जिसमें धन चारों ओर से आता है, लेकिन निकलने के लिए कोई एक भी रास्ता नहीं है। लेकिन बाद में अंग्रेजों के द्वारा यहाँ से जब आर्थिक शोषण किया गया तब यहाँ से सारा धन अपने देश ले जाया गया, जिससे भारत के कमजोर और अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिखर गई। ये अपने आप में महत्वपूर्ण था कि धन निष्कासन जो है वो क्या हो, यहाँ से बिल्कुल कम हो, उसे रोका जाए। ये दादाभाई डारोटी थे, उन्होंने भी धन निष्कासन के सिद्धांत के आधार पर अंग्रेजों की आलोचना की और उन्होंने अंग्रेजों के इस फैक्टर को बताया जिसके आधार पर भारत से कितना धन किस समय यहाँ से गया। दूसरी जो मांग है वो है केंद्रीय तथा प्रांतीय काउंसिल का विस्तार कर भारतीय सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी करना। जो केंद्रीय और प्रांतीय काउंसिल बनी हुई है उस काउंसिल में किसको लेना, भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ाना। ये भी एक मांग थी। तीसरी और तीसरा नंबर में जो मांग है वो है उच्च सार्वजनिक पदों पर भारतीयों को अंग्रेजों के समान अवसर दिए जाए और उन्हें प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किया जाए। ये भी एक प्रशासनिक सुधार के लिए कहा गया कि अंग्रेजों के समान भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाए। किया जाए उच्च पदों पर नियुक्त किया जाए। उच्च पदों पर अब तक भारतीयों को नियुक्त नहीं किया गया था, उन्हें खाली लिपिक या कर्मचारी या बाबू तक ही सीमित रखा गया। अब भारतीयों के द्वारा इस कांग्रेस के माध्यम से उदारवादी युग के समय ये मांग रखी गई कि भारतीयों को भी क्या किया जाए, अंग्रेजों के समान उच्च पद प्रदान किए जाए। इसमें प्रशासनिक सेवाओं में नंबर 4 पर जो है वो है कार्यकारिणी और न्याय संबंधी मुकदमों की सुनवाई जूरी के द्वारा की जाए। जूरी जो है वो न्यायाधीशों की बनाई जाती थी, जिसमें न्यायाधीश जो है एक दो से संख्या में ज़्यादा हुआ करते थे और उनके माध्यम से निर्णय लिए जाए। अर्थात भारतीय न्यायालय के जो मामले थे वो अंग्रेजी न्यायालय के द्वारा सुने जाते थे, इसीलिए कार्यकारिणी और न्याय संबंधी मुकदमे जो है वो जूरी के माध्यम से सुनवाए या की जाए। ये चौथे नंबर पे था। 5वां था अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा का खर्चा भारतीयों पर न डालकर अंग्रेज स्वयं वहन करें। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, यहाँ पर जो रहना खाना उसके साथ अन्य सेनाओं का खर्च भी भारतीयों पर लाद रखा था, जो अपने आप में अनुचित था, जिससे भारत का अधिकांश धन जो है अंग्रेजों पर खर्च हो रहा था। उसी का विरोध करते हुए उदारवादियों ने ये मांग रखी
कि अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा का जो दायित्व है, सेना का रखरखाव और उनका अनुमान वो अंग्रेजों पर रहे, न कि भारतीयों पर रहे। तो ये अपने आप में एक बदलाव का विषय था कि जो अंग्रेजी सेना रखी जा रही है, भारतीय सेना रखी जा रही है अंग्रेजों के रखरखाव के लिए, सुरक्षा के लिए, उसका खर्च कौन उठाए? अंग्रेज वहन करें। छठे नंबर की महत्वपूर्ण मांग जो थी वो ये थी कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए और भारत में औद्योगिक तकनीकी के आधार पर शिक्षा को विकसित किया जाए, जिसे तकनीकी शिक्षा कहा जाता है, जिससे यहाँ पर कई प्रकार की व्यवसायिक और व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध हो सके। ये अपने आप में छठी और महत्वपूर्ण मांग थी जो कुटीर उद्योग थे, छोटे उद्योग थे, क्योंकि लघु, मध्य और उसके बाद वृहद उद्योग सबसे बड़े, ये 3 प्रकार की उद्योगों की श्रेणियां हैं जिन पर अंग्रेजों का प्रभाव था। वृहद उद्योग और लघु उद्योगों पर अंग्रेजों ने पूरी तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। कुटीर उद्योग जो बचे थे उनको भी धीरे धीरे उन्होंने कमजोर कर दिया। इसीलिए भारतीयों ने मांग रखी कि कुटीर उद्योगों के लिए तकनीकी शिक्षा के माध्यम से उन्हें सुधार किया जाए, उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया जाए और उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो ये थी उदारवादियों की प्रमुख मांगें 6 प्रकार से जो प्रशासनिक सुधार के ध्यान में रखते हुए मांगी गई। अब है उदारवाद का जो उदारवादी आंदोलन जो था उसका मूल्यांकन किए, कहाँ तक सफल हो पाया और किस रूप में रहा। तो देखिए, उपयुक्त मांगों के अतिरिक्त और भी मांगे थी, इसमें सिंचाई, कृषि और बैंकों की स्थापना, शांति व्यवस्था के लिए पुलिस की व्यवस्था आदि में सुधार किया जाए और साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी एक महत्वपूर्ण मांग थी। 6 मांगों के अलावा कृषि, सिंचाई और शांति के लिए पुलिस और बैंकों का यहाँ पर गठन किया जाए, निर्माण किया जाए और उसी के साथ साथ क्या किया जाए, प्रेस की स्वतंत्रता भी दी जाए, समाचार पत्रों को स्वतंत्रता भारत में दी जाए। ये मांग किसके द्वारा की गई? नरम के द्वारा रखी गई। हमारी मांगों का मुख्य लक्ष्य भारत में क्या करना है? प्रतिनिधि संस्था के रूप में, प्रतिनिधि संस्था के रूप में क्या करना? स्थापना करना। ये अपने आप में कांग्रेस का प्रारंभिक लक्ष्य रहा कि भारत में प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना और इस कांग्रेस मंच के माध्यम से अंग्रेजों से अपनी बातों को मनवाना। ये था प्रारंभिक चरण। अब पढ़ते हैं इसका मूल्यांकन कि उदारवादी जो आंदोलन चला या उदारवादी जो युग था 20 वर्षों का, ये किस रूप में रहा। तो देखिए, इस काल में कांग्रेस ने लोगों में राष्ट्रीय जागृति की भावना को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा भारतीय लोगों में इस चरण के दौरान राष्ट्रीय जागृति का उदय हुआ उदारवादी समय के दौरान। और इसीलिए भारतीयों के द्वारा इस काल को उदारवादी युग कहा गया। प्रशासनिक कार्यों में सुधार करने के लिए अंग्रेजों को भारतीयों के द्वारा विशेष मांगे रखते हुए प्रशासन की तथा ब्रिटिश प्रशासन की जड़ों को हिलाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया गया, जिसमें नौकरशाही के द्वारा सुधार कार्य करते हुए भारतीयों ने अनेक राजनीतिक अधिकार बनाने की मांग की। उदारवाद की ये महान प्रवृत्ति रही जिसमें कांग्रेसी नेताओं के द्वारा अंग्रेजों में विश्वास रखते हुए अपनी मांगों को याचिकाओं, प्रार्थना पत्रों और स्मरण पत्रों के द्वारा सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ये भी ध्यान रखें कि मूल्यांकन में ये चीज भी देखने को मिलती है कि उदारवादियों के द्वारा अपनी जो मांगे रखी गई वो किस तरीके से रखी गई, याचिकाओं के माध्यम से, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से और साथ ही साथ स्मरण पत्रों के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखा। किंतु इस युग के अंतिम समय में आते आते एक नए युग का सूत्रपात हुआ जिसे उदारवाद के विपरीत उग्रवाद की संज्ञा दी गई, जिसमें 3 व्यक्तियों की विशेष महत्वपूर्ण भूमिका रही। और वो काल उग्रवादी काल कहलाया, जिसमें लाल बाल और पाल, जिनमें से बाल जो थे ये थे जिन्हें बाल गंगाधर कहा जाता है, उनका विशेष योगदान रहा। लाल का मतलब लाला लाजपत राय और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। इस प्रकार से 3 व्यक्तियों ने 1905 से 1907 में, वैसे भी कांग्रेस 2 भागों में बट गई। सूरत अधिवेशन के दौरान इसका विभाजन हो गया और ये नरमपंथी और परमपंथी के रूप में, उदारवाद और उग्रवाद के रूप में 2 भागों में बट गई, जिसका बाद में 1912 में विलय कर लिया गया, लेकिन उस समय के लिए 2 भागों में बटी गई। तो अब पढ़ते हैं हम उग्रवादी आंदोलन को बाद में देखेंगे। उदारवाद के प्रमुख नेता के रूप में गोखले का योगदान, गोखले को देखेंगे कि गोखले किस प्रकार से
उदारवाद के काल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। पांचवा पॉइंट है गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान, और उसका योगदान जो पढ़ेंगे तो शुरुआत करेंगे जीवन परिचय के रूप में। जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसमें जन्म पढ़ेंगे। 9 मई 1867 ईस्वी को कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ था, रत्नागिरी में। और मृत्यु जो है 19 फरवरी 1915 ईस्वी को हुई। तो जन्म और मृत्यु का समय जो है 1866 से 1915 का समय है। और उसके बाद इनकी मृत्यु से पहले इनके द्वारा जो किया गया कार्य वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? गोखले का अंतिम राजनीतिक वसीयतनामा। कई बार पूछा भी जाता है गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा क्या है। तो राजनीतिक वसीयतनामा को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं कि गोखले क्या थे, कहाँ इनका जन्म हुआ। सुनिए ध्यान से। गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में कुतलुक ग्राम में ब्राह्मण परिवार में हुआ। कुतलुक ग्राम में कहाँ हुआ? ब्राह्मण परिवार में हुआ। जब इनकी आयु 13 वर्ष की थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया। गोखले ने अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष किया। लगन और अथक परिश्रम के बाद 18 वर्ष की आयु में इन्होंने 1884 में मुंबई में एलिफिंस्टन कॉलेज में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एलिफिंस्टन कॉलेज जो मुंबई का था, वहाँ पर उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। और पुणे के एक अंग्रेजी स्कूल में अध्यापक के रूप में ये सेवा में चले गए। आगे चलकर उन्होंने प्रसिद्ध फर्ग्यूसन महाविद्यालय में 1902 तक आचार्य के पद पर कार्य किया। और इतिहास और अर्थशास्त्र के क्या रहे? प्राध्यापक रहे। गोखले का जो विषय था इतिहास और अर्थशास्त्र जो थे विशेष प्रिय विषय थे, जिनके आधार पर प्राध्यापक का कार्य किया उन्होंने। और गणित में भी इनकी विशेष योग्यता थी तथा रुचि थी। साथ ही अंग्रेजी भाषा के प्रति भी इनका विशेष लगाव था, जिनकी विशेष रूप से रुचियाँ थी। इन्होंने अपने भाषण कला और विचार व्यक्त करने की कला के आधार पर अपने व्यक्ति को उदारवादी बनाया। और उसी के फलस्वरूप ये एक महान चिंतक और उदारवादी नेता के रूप में ख्याति प्राप्त हुए, क्योंकि उनके विचार जो थे वो उदारवादी थे। उसी के फलस्वरूप ये एक उदारवादी चिंतक के रूप में व्यक्त किए इन्होंने विचार और ख्याति प्राप्त की। इन्होंने अपना जीवन एक शिक्षक से आरंभ होते हुए आर्थिक वैभव और धन को छोड़कर इन्होंने जीवन के सुखों को त्याग कर समाज की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। अर्थात गोखले को देखा जाए तो उन्हें आर्थिक चमक से दूर रहकर उन्होंने सामाजिकता को अपनाते हुए समाज के कल्याण के लिए कार्य किया और समाज सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो जीवन का लक्ष्य समाज सेवा को बना दिया। ये था इनका जीवन परिचय। अब पढ़ते हैं महादेव गोविंद रानडे का इनका प्रभाव, क्योंकि महादेव गोविंद रानडे जो थे उनका राजनीतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से काफी प्रभाव था। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले पर उनके राजनीतिक प्रभाव के कारण उन्होंने उनको क्या बनाया? अपना राजनीतिक गुरु बनाया। इसको महादेव गोविंद रानडे को, ठीक है। और उन्होंने उनके मार्गदर्शन में अपना सार्वजनिक जीवन जो है वो बिताया। और वे अपना जीवन राजनीतिक रूप से शुरू करते हुए महादेव गोविंद रानडे के मार्ग और पथ प्रदर्शन चलते हुए उन्होंने सार्वजनिक जन कल्याण के लिए जो कार्य किए उनमें बहुत से कार्य हैं। विशेष रूप से उन्होंने एक संस्था की स्थापना की जो 1905 में की, सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना की। इसके साथ साथ उन्होंने और भी ऐसे कार्य किए जो जन कल्याण के रूप में माने जाते हैं। रानडे ने सभी हितों की मांग करने के लिए गोखले को बुद्धिमत्ता और कर्तव्यपरायणता के साथ कार्य करने पर बल दिया। इसीलिए महाराष्ट्र में उन्होंने कुल विचारों के रूप में तिलक का उदय हुआ। जिस समय इधर गोखले जो है अपने विचारों को उदारवादी रूप में प्रसारित कर रहे थे, उसी समय गोखले का उदय हुआ, फिर तिलक का उदय हुआ। और तिलक ने कौन से विचार व्यक्त किए? उग्रवादी विचारों को व्यक्त किया। इस प्रकार कांग्रेस जो थी उसमें 1896 में आते आते एक गुट जो था रानडे और गोखले के रूप में हो गया, और दूसरा गुट जो है तिलक और उसके सहयोगी के रूप में हो गया। 31 वर्ष की आयु में गोखले ने दक्कन सभा की स्थापना की। 31 वर्ष की आयु में क्या? दक्कन सभा की स्थापना की। 31 वर्ष की आयु में क्या किया इन्होंने? दक्कन सभा की स्थापना की। और उसी के साथ साथ 1899 में मुंबई
भी मार्गदर्शन किया। अर्थात इन्होंने अंग्रेजों को भी कई बातों में सलाह दी, इसीलिए इनको ब्रिटिश सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय हितों को ध्यान रखते हुए गोखले ने 1906 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये याद रहे 1906 में इन्होंने जो कार्य किया वो था कांग्रेस का अधिवेशन बनारस। उस बनारस अधिवेशन में क्या किया, अध्यक्षता की। ये अपने आप में बनारस अधिवेशन 1906 का था, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उसकी अध्यक्षता की। इसी के साथ साथ गोखले, तिलक, लाला लाजपत राय, चंद्रपाल आदि ने 1905 के लॉर्ड कर्जन के जो बंगाल विभाजन था उस नीति की आलोचना भी की, अर्थात कठोर आलोचना की। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य था। उसी के फलस्वरूप 1907 में उन्होंने सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवाद और उग्र के आधार पर दो भागों में बट गई। तो जीवन काल के दौरान का घटना क्रम है 1907। तो 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस जो थी उसके दो भाग हो गए, कांग्रेस के दो भाग हुए 1907 में। और वो जो दो भाग थे वो किस रूप में हुए, उग्रदल और उदारवाद और दूसरा उग्रदल, इसको उग्रवाद कहते हैं। उग्रवाद में लाल बाल है और उदारवाद में गोपाल गोखले, दलवीर देवजी, फिरोजशाह मेहता, दादाभाई नौरोजी आदि शामिल थे। 1908 में गोखले ने उग्रवाद को दबाने का भरसक प्रयास किया, किंतु राजनीति में बढ़ती हुई हिंसा और उदारवादियों की आलोचना ने 1909 में मार्ले में सुधार की घोषणा के रूप में ब्रिटिश अधिनियम पारित किया गया, जो भारत में लागू किया गया। 1912 में गोखले इंग्लैंड चले गए, दक्षिण अफ्रीका गए और यहीं पर गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उस समय गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसको सत्याग्रह के रूप में जानते हैं, और वो गांधी जी का एक शस्त्र भी था। इसके आधार पर सत्य के आधार पर आग्रह करना, उस आंदोलन के आधार पर गोखले ने उनका समर्थन किया। और 1913 में जब भारत लौटे तब उनके गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में पूना में व्यतीत किए। पूना जो महाराष्ट्र में है वहाँ पर उन्होंने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए। आगे चलकर उनकी अंतिम जो इच्छा थी वो एक राजनीतिक वसीयतनामा के रूप में जानी गई, जिसको माना जाता है कि गोखले का जो राजनीतिक वसीयतनामा था अंतिम राजनीतिक वक्तव्य था, जिसको आगे चलकर मार्टिन चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। अर्थात 1919 का जो सुधार था, 1919 का मार्टिन चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। वो सुधार किस पर आधारित था, गोखले के राजनीतिक विचार जो थे, वक्तव्य जो थे, उसी पर आधारित था, इसलिए इसको राजनीतिक वसीयतनामा के नाम से भी जानते हैं। अर्थात गोखले ने जो राजनीतिक वक्तव्य व्यक्त किया था भारत में सुधार के लिए, उसी सुधार के वक्तव्य को ध्यान में रखकर 1919 में मार्टिन चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भारत में एक आयोग आया, तो उसके द्वारा सुधारों की अनुशंसा की गई, जिसमें प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। वो 1919 के अधिनियम की महत्वपूर्ण देन थी। इसी के साथ गोखले ने 19 फरवरी 1915 को अपना शरीर त्याग दिया। ये था इनका जीवन परिचय। इनकी मृत्यु 19 फरवरी 1915 को हुई। जीवन परिचय के साथ साथ इसमें एक महत्वपूर्ण जो बात थी वो थी उनका राजनीतिक वसीयतनामा, जो उन्होंने अपने अंतिम समय में वक्तव्य के रूप में व्यक्त किया और उसकी पालना कब हुई। उनकी मृत्यु के बाद 1919 का जो मार्टिन चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित किया गया, उसमें उसकी वृत्ति देखने को मिलती है, क्योंकि उनके जीवन काल में ही अंग्रेजों के द्वारा पहले एक जो चलाया गया सुधारात्मक प्रयास के आंदोलन, और उसमें यहाँ पर जो लागू किया वो 1909 का अधिनियम था, जिसे क्या कहते हैं 1909 के अधिनियम को मामले में सुधार अधिनियम, जिसमें मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचन के रूप में प्रणाली के आधार पर उनको निर्वाचन देने की प्रणाली के आधार पर उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। वो अपने आप में एक अनुचित था। इसी कारण से आगे जाकर फिर 1919 में जब दूसरा आयोग आया तो उसके द्वारा प्रांतीय शासन को आधार दिया गया। ये थे गोखले के विचार, जो राजनीतिक विचार थे, और उन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने भी उनको अपना क्या माना, राजनीतिक गुरु माना। तीन हो गए हैं। गोखले के गुरु जो थे वो महादेव रानड़े थे, और गांधी जी के गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो तीन व्यक्ति आपस में जुड़े हुए हैं, महादेव रानड़े, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा
गांधी। आज इसमें काफी है। नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे कांग्रेस का अगला चरण, जिसको हम दूसरा चरण कहते हैं, ये प्रथम चरण का। देन उसके बाद पढ़ेंगे 1905 के बाद से जहाँ से कांग्रेस बंगाल विभाजन होगा तो उसका विरोध करेंगे सभी नेता। तत्पश्चात कांग्रेस दो भागों में बटेगी। उसके बाद से लेकर 1920 तक, और उसी के साथ पढ़ेंगे हम तिलक को। तिलक ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में निभाई। ये नेक्स्ट क्लास में होगा। आज क्लास में इतना ही। धन्यवाद।